अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारे एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स की कीमोथेरेपी में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पहले 5-6 चैप्टर्स जो इसके हैं वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से आपने कोई लफ्ज़ नहीं छोड़ना होता, जिसमें हम पहले वाले सारे कवर कर चुके हैं। बीटा लैक्टम था, प्रोटीन सिंथेसिस वाला था, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, सल्फोनामाइड्स है और अभी एंटी माइक्रोबैक्टीरियल है। इसके बाद जो आते हैं उनमें से आप किसी हद तक कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी सारे हद तक करने ही होते हैं। जिस तरह एंटी फंगल हम करेंगे तो वो तो सारे ही करना ही होता है, लेकिन आई टेल यू यहाँ तक जो है एंटी माइक्रोबैक्टीरियल को शामिल करके ये तो आपने पूरे पूरे करने हैं। एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स कौन सी हैं? ऑफ कोर्स वो जो माइकोबैक्टीरिया को जाके टारगेट करेंगी। तो पहले हमें याद आना चाहिए कि माइकोबैक्टीरिया क्या था। आपको याद है अपनी माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा जब आप बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे थे कि माइकोबैक्टीरिया का एक अलग से चैप्टर था और उसमें उन्होंने बताया था कि दीज आर एसिड फास्ट रॉड्स। ठीक है, एसिड फास्ट रॉड्स का मतलब ये है कि इनकी अपीयरेंस रॉड शेप है और एसिड फास्ट स्टेन ये लेती हैं। नॉर्मल ग्राम स्टेनिंग से ये स्टेन नहीं हो सकता। ठीक है, माइकोबैक्टीरिया एसिड फास्ट स्टेनिंग की जब हम माइक्रोस्कोप में पिक्चर देखते हैं तो हमें किस तरह नजर आता है? ब्लू बैकग्राउंड होता है सारा का सारा। ठीक है, आपको पीछे ये सारा ब्लू बैकग्राउंड होता है और उसमें पिंक कलर के आपको इस तरह से रॉड्स नजर आती हैं। अगर माइकोबैक्टीरिया उस पर होगा तो ये टिपिकल पिक्चर होती है माइकोबैक्टीरिया की। और ये आपकी माइक्रोबायोलॉजी की या पैथोलॉजी जो होती है ना उसकी ऑस्पी में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, ये पिक्चर जिसमें ब्लू बैकग्राउंड है और आगे पिंक जो है वो रॉड्स हैं, तो दिस आर टिपिकल ऑफ माइकोबैक्टीरिया। अब हमारे पास माइकोबैक्टीरिया एक पूरा ग्रुप है और उसमें काफ़ी सारे मजीद आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरिया में सबसे पहला कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो आपका टीबी कॉज करता है। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपका टीबी का एजेंट है, ट्यूबरकुलोसिस का एजेंट है। ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ लंग में नहीं हो सकता, ये बात आपको अच्छे से पता है कि वो बॉडी में किसी भी जगह हो सकता है। वो आपके एब्डोमेन में हो सकता है, वो यूट्रस में हो सकता है, वो सर्विक्स में हो सकता है, वो बोन्स में हो सकता है, वो लंग्स में तो होता ही होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस इज अ बैक्टीरिया जो किसी भी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास माइकोबैक्टीरिया की एक और टाइप होती है जिसे हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री। जो डिजीज वो कॉज करता है वो होता है लेप्रेसी, जिसको उर्दू में जिजाम भी कहते हैं। ये एक हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है जिसके जब ये होती है तो इसके एपिडेमिक की फॉर्म में आती है। मतलब ये एक से दूसरे दूसरे तीसरे को टच के थ्रू ज़रूर बहुत बॉडी सिक्रीशंस के थ्रू ट्रांसफ़र होती है बेसिकली। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस डिजीज है, इसे उर्दू में जिजाम कहते हैं। ठीक है, फिर जो इसकी तीसरी टाइप है वो माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेल्युलर है। और फिर कुछ और भी टाइप्स हैं, कैंसरसाई, और वो माइनर टाइप्स हैं, वो आपने माइक्रोबायोलॉजी में तो डेफिनेटली पढ़ी होंगी। यहाँ पर हमारा उनसे ज़्यादा कंसर्न नहीं है क्योंकि हमने जो ड्रग्स पढ़नी है एंटी माइकोबैक्टीरियल, हमने इस चैप्टर में दो चीज़ों के अगेंस्ट पढ़नी है। एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट जो टीबी कॉज कर है, दूसरा लेप्रेसी वाला जो है लेप्री, उसके अगेंस्ट पढ़ेंगे। अब आपने एक बात अपने जहन में शुरू से लाजमी रखनी है कि ये जो है ना एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स, ये हमेशा हम कॉम्बिनेशन में देते हैं। और आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि टीबी था फलाने को और उसने कहा कि 6 महीने दवाई खानी है, या 7 महीने खानी है, 9 महीने खानी है। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास पहली बात तो ये कि ये जो अभी तक हम इनके लिए ड्रग्स सारी की सारी बनाई गई हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर उनके बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल। ठीक है, रिसर्च इज गोइंग ऑन डेफिनेटली, लेकिन अभी तक इस बैक्टीरिया और इन दवाइयों को मजीद रिसर्च एंड सर्च किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट आपको पता है हमेशा बीच में हिंडर कर जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप कर जाते हैं। और क्यों डेवलप करते हैं? क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। ठीक है, उसमें फिर अगली प्रॉब्लम है कि बैक्टीरिया इज लोकेटेड इंट्रासेलुलरली। हमारे पास बाकी बैक्टीरिया को तो ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहे होते हैं और सेल्स पे जाके अटैक करते हैं, ये सीधा सेल के अंदर जाता है और वहां पर डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो इसकी इंट्रासेलुलर लोकेशन की वजह से ना सेल्स को, जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा होता है और हमारी दवाई भी उन्हें नुकसान पहुंचा रही होती है। इस वजह से इसमें मजीद कॉम्प्लिकेशन, और फिर क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट का टाइम प्रोलॉन्ग होता है इसलिए पेशेंट्स की कॉम्प्लाइंस जो है ना वो बड़ा मसला क्रिएट करती है। पेशेंट को, एक बंदा जो आपके पास आता है कफ और स्प्यूटम के साथ, आप उसे दवाई देते हैं ट्यूबरकुलोसिस की और आप उसे कहते हैं कि ये तुमने कम से कम, मतलब उसमें आपके पास मैं भी बताऊंगी 4 गोलियों का रेजिमेंट होता है, जिसमें से 2 गोलियां ऐसी होती हैं जो आपने 2 महीने तक खानी होती हैं और बाकी जो 2 गोलियां हैं वो आप 4 महीने तक कंटिन्यू करते हैं। मैं भी आपको बताती हूँ बाद में। ठीक है, तो जब आप पेशेंट को ये बताते हैं कि उसने 2 और 4 महीने तक गोलियां खानी है, पेशेंट की दवाई खाना शुरू करता है, 2 से 3 हफ्ते में उसके सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 2-3 हफ्ते लगते हैं हार्डली, उसकी कफ ठीक हो जाएगी, उसका फीवर ठीक हो जाएगा, उसका स्प्यूटम प्रोडक्शन कम हो जाएगी और वो खुद को ठीक महसूस करेगा। जब पेशेंट खुद को ठीक महसूस करते हैं तो मैक्सिमम पेशेंट्स, कम से कम 80% पेशेंट्स जो है वो दवाई खाना या तो छोड़ देते हैं या फिर कभी भूल गई, कभी खा ली, और आहिस्ता 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 आहिस्ता, मतलब ये कि महीना 2 महीने तो चलो शायद किसी तरह गुजारा कर ही लें, उसके बाद भूल आ जाते हैं। तो ऐसे में डिजीज़ में
प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये वाले बैक्टीरिया जो है ये इतनी आसानी से बॉडी से नहीं जाते, ये सेल के अंदर होते हैं। शुरू में शायद सिम्टम्स रिकर हो जाए, सिम्टम्स शायद सबसाइड हो जाए बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, लेकिन बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए कम से कम उतना ट्रीटमेंट ज़रूरी है जितना रिक्वायर्ड है, जो 6 से 9 महीने का होता है। तो पेशेंट की कॉम्प्लाइंस यहाँ पर बहुत मेजर रोल अदा करी। मैंने सारी कहानी इसलिए सुनाई है इतनी लंबी क्योंकि ये आपसे वाइवा में पूछते हैं कि व्हाई एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स आर नॉट गेटिंग इफेक्टिव, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, ये आपने बतानी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग द डिटेल ऑफ एवरी एंटीबायोटिक, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका क्वेश्चन आता होता है, बहुत ज़्यादा दफ़ा आता है, हद से ज़्यादा दफ़ा आता है कि व्हाट आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो आपने लिखनी है आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, इथैम्बुटोल, पायराजिनामाइड। रिमेंबर, ऑर्डर भी चेंज नहीं करना, इस वजह से क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मतलब ड्रग है, स्ट्रॉन्गेस्ट आप कह सकते हैं अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, वो आइसोनियाजिड है। उसके बाद रिफैम्पिन आती है, फिर इथैम्बुटोल और पायराजिनामाइड। इन दोनों को बेशक आप आगे पीछे करके लिख लें, लेकिन बाकियों को आपने आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ टीबी जो होती हैं वो आपके पास ये 4 हैं। कुछ लोग जो है ना वो यहाँ पर पायराजिनामाइड की जगह स्ट्रेप्टोमाइसिन भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे तब देते हैं जब ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स स्टेज पे पहुंच चुकी हो, पेशेंट ने प्रेजेंट ही तब किया हो जब उसमें रेजिस्टेंस भी डेवलप हो चुकी है और उसकी डिजीज बहुत कॉम्प्लेक्स है, तब हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में ऐड करेंगे। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट का मतलब ये कि पेशेंट आपके पास पहली बार आया है, अभी उसने टीबी की कोई दवाई नहीं ली और आपने इसे दवाई देनी है, तो आपने ये 4 दवाइयाँ देनी है एज फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है। बात याद रखनी है, दीज आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स ऑफ टीबी। फिर सेकंड लाइन ड्रग्स या ऑल्टरनेटिव ड्रग्स हैं, उसमें ये सारे नाम आते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एमिकैसिन, ये भी आपको पता है अमाइनोग्लाइकोसाइड की एक टाइप है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स में जो सेकंड जनरेशन है उसकी टाइप है। फिर इथियोनामाइड इज अ, आप समझ लें कि केमिकली रिलेटेड टू आइसोनियाजिड एंड पैरामाइनोसैलिसाइलेट। तो ये सारी हैं जो ऑल्टरनेटिव ड्रग्स हैं। इनको ना, ये स्पेशली फर्स्ट लाइन को तो आप हिफ्स कर लें, घोल के पी लें, हलवा बना के खा लें, वॉटएवर, लेकिन इनको याद ज़रूर बहुत अच्छे से कर लेना बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और अभी हम इन सब की बारी बारी डिटेल भी करेंगे क्योंकि इनमें से क्वेश्चन भी आते हैं। तो अच्छा, माइक्रोबैक्टीरिया की हमने बात कर ली, अब हम जाते हैं आइसोनियाजिड की डिटेल में। अच्छा जी, आइसोनियाजिड स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आइसोनियाजिड में इट इज, मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग रेजिमेंट जब हम बनाते हैं, जब हम देते हैं किसी को, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आइसोनियाजिड होती है। और अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी क्लोज कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, मतलब ये कि कोई ऐसे एरिया में वो रहा है जहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस या तो बहुत ज़्यादा एंडेमिक है, या फिर सपोज के घर में किसी बंदे को ट्यूबरकुलोसिस था और उसके साथ एक कम एरिया भी छोटा था और वहाँ पर भी और बंदे रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनमें भी टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर हमने प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देनी होती है, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि अभी उस पेशेंट को, उस बंदे को, पेशेंट तो नहीं मैं कहूँगी, उस बंदे को डिजीज नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पॉजिटिव है तो इस वजह से हम उसको पहले से ही एहतियातन ड्रग दे देते हैं। तो उसमें हम खाली आइसोनियाजिड देते हैं, ठीक है। वैसे तो जिसको हो चुका होता है टीबी उसे तो हमने 4 ड्रग्स मिला के देनी होती है ना, जो मैंने आपको बताई थी फर्स्ट लाइन ड्रग्स, लेकिन कॉन्टैक्ट वाले बंदे को हम आइसोनियाजिड सोल ड्रग के तौर पे दे देते हैं। अच्छा, आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आपने याद रखना है कि इट इज द इनहिबिटर ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो माइकोबैक्टीरिया होता है ये नॉर्मल ग्राम स्टेन नहीं लेता बिकॉज इसकी सेल वॉल में नॉर्मल कॉम्पोजिशन नहीं होती जो बैक्टीरियल सेल वॉल की होती है, बल्कि उसके बजाय इसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है, ठीक है, जो सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरिया बना रहा होता है। तो हमारे पास ये जो हमारा आइसोनियाजिड साहब है, ये क्या करते हैं कि माइकोबैक्टीरिया की माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को ही खत्म कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सेल वॉल ही नहीं बन सकती। सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है कि बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रह सकते, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिसाइडल ड्रग, ठीक है, बैक्टीरिया को मर जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो रेजिस्टेंस है। आपके पास एससीक्यू में ये दोनों बातें आती हैं। एक पार्ट एससीक्यू का इस तरह भी आता होता है कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी ये आइसोनियाजिड, तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात रखनी है कि इट इज माइकोलिक एसिड इनहिबिटर इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, और उसके बाद बैक्टीरिया डाई, ठीक है। और रेजिस्टेंस का भी वो आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन आता है, तो इस वजह से आपको रेजिस्टेंस लाजमी तौर पे आनी चाहिए। वो उसके 2 मैकेनिज्म्स हैं, एक होती है हाई लेवल रेजिस्टेंस और एक है लो लेवल रेजिस्टेंस, ठीक है। लो, आपको याद रखना है कि आइसोनियाजिड ने जब अंदर जाना, आपको मैंने अभी कहा है कि दिस इज अ नॉर्मल सेल, ह्यूमन सेल है, और माइकोबैक्टीरिया हमेशा सेल के अंदर चला जाता है, मतलब हमारा बॉडी का ये सेल है पूरा बड़ा और ये उसका न्यूक्लियस है, और माइकोबैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी के सेल के अंदर घुस के सेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है।
अब हमारे पास जब आइसोनियाजिड आती तो आइसोनियाजिड को भी जाहिर सी बात है कि हमारे सेल के अंदर जाना है और इस माइकोबैक्टीरिया पे अटैक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आइसोनियाजिड को अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है। वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए उसको चाहिए एक एंजाइम विच इज नोन एज कैटालेज पेरोक्सीडेज। ठीक है, कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम चाहिए आइसोनियाजिड को अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। और इस कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम को जो जीन इनकोड करते हैं, जाहिर सी बात है दिस इज एन एंजाइम और एंजाइम इज प्रोटीन। तो हमारे पास हर प्रोटीन को कोई ना कोई जीन इनकोड करता है। तो जो जीन इसको इनकोड करेगा वो होता है कैट जी जीन। ठीक है, कैट जी जीन है इसका नाम। तो हमारे पास अगर ये पहला जो मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या है कि कैट जी जीन की इनएक्टिवेशन कर देते हैं बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया इस जीन को इनएक्टिव कर देंगे तो कैटालेज पेरोक्सीडेज नहीं बनेगा। कैटालेज पेरोक्सीडेज नहीं बनेगा तो आइसोनियाजिड अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो एक्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस इज वन मेथड ऑफ रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया ने बना लिया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है वो ये है कि हमारे पास जिस जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आके मैकॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकना है ना हमारे आइसोनियाजिड ने। तो मैकॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकने के लिए उसकी सिंथेसिस के जो भी स्टेप्स होंगे उसमें कोई ना कोई एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होंगे। उनमें से किसी ना किसी एंजाइम पे आइसोनियाजिड ने एक्ट करना होता है ताकि ये मैकॉलिक एसिड ना बने। ठीक है, जो इसकी सिंथेसिस के प्रोसेस में एंजाइम्स है उनमें से किसी एंजाइम पे एक्ट कर लेगा। तो क्या करता है बैक्टीरिया कि अपना जो एंजाइम जिस पे एक्ट करना है ना आइसोनियाजिड ने उसको चेंज कर देगा। तो बाय चेंजिंग ऑफ द टारगेट एंजाइम तो उससे मैकॉलिक जो आइसोनियाजिड है वो एक्ट नहीं कर सकेगा, मैकॉलिक एसिड की सिंथेसिस होती रहेगी और बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। तो बाय चेंजिंग द टारगेट एंजाइम ये भी आइसोनियाजिड बैक्टीरिया इस तरह से रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। अभी तक कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।